नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को, राधे राधे, राम राम। हम बात करने वाले हैं आज आरआरबी जेई की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में, जिसका आपको फायदा मिलेगा आप लोग जब सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको स्टार्ट इसी से ही करना है। तो सर, आज हम लोग बात करते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट हमारे स्टूडेंट्स को चूज करना चाहिए, क्योंकि 14 अगस्त को आप लोगों का अगर फॉर्म आ रहा है बच्चों जी, का, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये डिपार्टमेंट के लिए जानना पड़ेगा कि आपका बेस्ट डिपार्टमेंट आपकी रिस्पेक्टिव जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें कौन सा होने वाला है आरआरबी जेई को लेकर के। तो राइट। चलिए आइए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले सर, आरआरबी जेई क्या है, किस तरीके से वर्क करने वाला है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ऑलराइट सर। हम्म। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ और है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिन्होंने इस साल एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ताकि उनको पता चल पाएगा जिस डिपार्टमेंट में उन्हें जॉब मिलने वाली है, उसमें कैसे चीज़ें चलेंगी। और ये उन लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है जो अब एग्ज़ाम देंगे इस साल। तो यहाँ पर हम पहले जान लेते हैं, ये मानते हुए कि शायद आपको अभी थोड़ा बहुत जानकारी ना हो आरआरबी के बारे में। तो सबसे पहले सर एक बार जान लेते हैं कि आरआरबी जो है आपका, वो ग्रुप सी का टेक्निकल पोस्ट आपको देता है इंडियन रेलवेज। और साथ ही साथ इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है वो या तो आप बीई हैं या तो बीटेक हैं, और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा भी है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं चाहिए होता है डिप्लोमा एब्सोल्युटली। स्टूडेंट्स के लिए भी। बिल्कुल। और एज जो है वो 18 से 33 साल की अगर आपकी है तो आप एलिजिबल है। बाकी फर्दर रिजर्वेशन अगर है तो उसके लिए अलग एज क्राइटेरिया रहता है। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो अभी पे लेवल 6 चल रही है, अंडर 7th पे कमीशन, और उसमें आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 35,400। अच्छा, 35,400 नहीं मिलना आप लोगों को, अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, लेकिन ये 7th पे कमीशन पे, और आपको पता है 8th पे कमीशन भी आने वाला है। राइट। वो जब आएगा तब हम उसकी बात करेंगे, लेकिन 7th पे कमीशन के हिसाब से आज की डेट में आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं वो भी हम इसमें जानेंगे, जिसका बेसिक पे 35,400 है। फिर उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो पोस्टेड अक्रॉस 17 रेलवे जोन्स होने वाले हैं, जिसमें मल्टीपल प्रोडक्शन यूनिट्स होंगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, उनमें से आप किस में जा सकते हैं, और अलग अलग आपकी ब्रांचेस जैसे कि सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया। राइट, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। और इस साल तो सर वैकेंसीज भी बहुत सारी आई काफ़ी हुई है। वैकेंसीज है सर, जी। 4098 अप्रूव्ड वैकेंसीज हैं जो इंडियन रेलवे के द्वारा बताई गई हैं कि भाई इतनी वैकेंसीज इस सीजन के लिए 2027 सितंबर तक के लिए जो रखी गई हैं वो 4098 है। बिल्कुल। तो काफ़ी वैकेंसीज हैं। एब्सोल्युटली। तो सर एक बार देख लेते हैं कि हमारे जो कुल डिपार्टमेंट्स हैं वो कितने भागों में बांटे गए हैं। तो अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं बच्चे। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, देखिए, अच्छा चीज़ अच्छा है या नहीं है वो तब पता चलेगा जब आपको सारे ऑप्शंस के बारे में पता हो। अगर आपको सारे ऑप्शंस नहीं पता होंगे तो आप बेहतर को कैसे चुन सकते हैं या बेहतर के लिए मेहनत कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं सर, सिविल का जो परमानेंट वे ओपन लाइन डिपार्टमेंट होता है उससे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे जो वर्क प्रोफाइल रहती है, आपको यहाँ पर एक गैंग होता है, एक गैंग बनाया जाता है, यहाँ पे गैंग बोलते हैं उसको, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए एक रेलवे ट्रैक के। 50 से 60 किलोमीटर का एक जुरिस्डिक्शन रहता है पर सेक्शन पर गैंग। यहां पर रेल का रिप्लेसमेंट हो गया, टैंपिंग हो गई, स्लीपर का रिन्यूएबल हो गया, जो पेड़ पौधे उग जाते हैं अननेसेसरी पेड़ पौधे उनको हटाने का काम, और पेट्रोलिंग का काम, ताकि आप देख पाओ कि किसी प्रकार की कोई इलीगल गतिविधि तो नहीं हो रही है जिससे ट्रैक को जो किसी प्रकार की भी डैमेज पहुंच सकता है। वर्क टाइप 95% बेटा ये फील्ड जॉब रहती है, फील्ड में आप रहते हो, कंटिन्यूअस ट्रैक की वॉकिंग होती है, इंस्पेक्शन होती है ट्रैक ज्योमेट्री की, आप अटेंड करते हो रेलवे फ्रैक्चर्स को और ट्रैक के डिफेक्ट्स को। चैलेंज क्या है? अब देखो, क्योंकि 95% फील्ड पे रहना है तो वेदर कंडीशंस तो आपको झेलने पड़ते हैं। आपको 45 डिग्री तक का ट्रैक, क्योंकि ट्रैक पे क्या है वैसे भी गर्मी ज्यादा रहती है, ठीक है। और साथ ही साथ नाइट शिफ्ट भी आपकी यहाँ पे लगेगी फॉर मेंटेनेंस, और एक्सीडेंट साइड ड्यूटी तो किसी भी वक्त आ सकती है, एनी आर आ सकती है अगर आप परमानेंट वे में है। पोस्टिंग यहाँ पे ज्यादातर रूरल या सेमी अर्बन एरियाज में देखने को मिलेगी आपको। सेक्शन कवर जो होगा आपका वो मल्टीपल स्टेशन को आप कवर करोगे, अक्रॉस 50 से 60 किलोमीटर का स्ट्रेच रहता है। अकोमोडेशन रेलवे के क्वार्टर में ही रहेगा स्टेशन पर आपका। अब अंदर की मैं बात बताऊं तो फिजिकली डिमांडिंग जॉब होती है ये, हाईएस्ट अगर मैं सारे डिपार्टमेंट्स को कंपेयर करूं। और जेई ऑफन जो है वो ट्रैवल करता है ट्रैक ट्रॉलीज पे। एक ट्रॉली होती है, मैनुअली उसको चला सकते हो आप, उस ट्रैक ट्रॉली पे आपको मूव करना होता है अपने गिवन सेक्शन पे जो 50-60 किलोमीटर का जुरिस्डिक्शन आपका है उस पे। इसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट आता है दैट इज मेरा कंस्ट्रक्शन और ब्रिजेस। कंस्ट्रक्शन में जो न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई गेज का कन्वर्जन है, हम लोग ब्रॉड गेज देखते हैं, नैरो गेज देखते हैं, फीडर गेज होता है, इनको कन्वर्ट, क्योंकि अब आपको पता है इंडिया में ब्रॉड गेज ही सब कुछ चलता है, ब्रॉड गेज में ही अगर जो नहीं है उसको भी कन्वर्ट करते हैं।
तो ब्रॉड गेज का कन्वर्जन आ गया, डबलिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, उनमें आपका काम रहेगा। प्रोजेक्ट बेस्ड काम रहेगा विद डिफाइंड टाइमलाइन, कि एक प्रोजेक्ट है उसका टाइमलाइन इतना है, वहां पे आप एंगेज हो, फिर वो कंप्लीट होगा, फिर आप नए प्रोजेक्ट में असाइन हो जाओगे। यहाँ पे ज्यादा स्ट्रक्चर्स में आपका काम रहेगा देन ओपन लाइन। साथ ही साथ इसमें वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा बेहतर होता है इन कंपैरिजन टू ट्रैक मेंटेनेंस। पोस्टिंग प्रोजेक्ट साइट पे रहेगी, वो रिमोट हो सकती है, लेकिन जहां भी होगी टेम्पररी होगी, वो प्रोजेक्ट खत्म होता है, अब अगली जगह मूव करेंगे। एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। और ब्रिजेस की हम बात करें तो ब्रिजेस के इंस्पेक्शन मेंटेनेंस आपको अगर करना होगा रेलवे ब्रिजेस का, मेजर माइनर आरओबीज या आरयूबीज, पीरियोडिक ब्रिज इंस्पेक्शन करना है, लोड टेस्टिंग, रिपेयर, रिहैबिलिटेशन करना है, रिक्वायर करता है नॉलेज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की और हाइड्रोलिक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। मिक्स मतलब होनी चाहिए का मतलब ये नहीं है कि आपको पहले से पता होना चाहिए, ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा, साल भर का ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें ही बताया जाएगा। इसमें आपका फील्ड वर्क भी है और ऑफिस भी है, जहां पे आप रिपोर्ट और एस्टिमेशन वगैरह करोगे। और कॉम्पिटिटिवली मैं बोलूं इसमें कम हेक्टिक है ओपन लाइन के कंपैरिजन में, अगर हम इस वाले पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देखते हैं। तो ये हमने बात करी यहाँ पर एक परमानेंट वे का और एक कंस्ट्रक्शन ब्रिज का। अब इसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस हैं, एक बार सर के द्वारा उनमें भी समझते हैं कि किस तरह से सारे फंक्शंस चलते हैं। बिल्कुल। अब गाइस देखो यहाँ पर एक चीज और बताएंगे, जैसे कि सर ने आपको पीवीएस के बारे में बताया, कंस्ट्रक्शन के बारे में और ब्रिजेस के बारे में बताया, मतलब अगर देखा जाए तो उन्होंने 3 बेस्ट जो बताए डिपार्टमेंट आप लोग ले सकते हो। अब ये जो 3 बेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें आपको वर्क कल्चर भी बताया, आपको सारी चीजें बताई, इससे क्या डिफाइन होता है कि भैया हो सकता है सर के हिसाब से ये काजू कतली है जो बेस्ट है, तुम्हारे हिसाब से गुलाब जामुन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट चीज हो सकती है वो ये है कि तुम्हें हर एक चीज ओपन करके बताए कि भैया इसमें ये काम करना है, इसमें ये काम करना है, इसमें ये काम करना है। सेम गोज विद द मैकेनिकल। अगर हम मैकेनिकल के बारे में बात करें तो आपको पता है कैरेज एंड वैगन के लिए हर कोई चाहता है कि भैया कैरेज एंड वैगन में चले जाएं, लेकिन इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, किस तरीके से आपकी शिफ्ट्स लगेगी, क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। कैरेज एंड वैगन सबने सुना हुआ है कि भैया इसमें मजा आता है ना, मजा तो एक्चुअली में बहुत आता है, लेकिन ये काफी ज्यादा आप लोगों की जो जॉब है वो अटेंटिव जॉब है, इसमें आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं वो बताने हैं। सबसे पहले अगर हम कैरेज एंड वैगन के बारे में बात करते हैं तो ये होता क्या है, जो आप लोगों के वैगन है ना, जो डब्बे बन रहे हैं, जो कोचेस बन रहे हैं, इनका एग्जामिनेशन और मेंटेनेंस किया जाता है, राइट, है ना। फिर उसके बाद आप लोगों का पिट लाइन इंस्पेक्शन भी होता है। अगर आप देखें तो पिट लाइन इंस्पेक्शन हो गया, सिक लाइन रिपेयर्स हो गया, और अगर आप लोगों का मेंटेनेंस भी देखें तो उसमें भी 2 टाइप के मेंटेनेंस होते हैं, एक प्राइमरी मेंटेनेंस होता है और एक आप लोगों का सेकेंडरी मेंटेनेंस होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों की कैरेज एंड वैगन के अंदर आती हैं। फिर अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि इसका वर्क टाइप कैसा होगा, तो इसका वर्क टाइप होता है एक तरीके से ट्रेन एग्जामिनर का, राइट। ट्रेन एग्जामिनर का होता है, ट्रेन एग्जामिनर ड्यूटीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप लोग कोचेस वगैरह चेक करते हो, इसके जो मेजर जंक्शंस हैं बिफोर डिपार्चर कि भैया सब कुछ सही है कि नहीं है, किसी ने कुछ तोड़ ओड़ तो नहीं दिया, वो जो लोटा लगा था चेन के साथ वो कोई लेके तो नहीं चला गया, राइट। मतलब हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग। ये तो जोगा पार्ट, मतलब आपको हर एक चीज देखनी है कि भाई सीट वगैरह हर एक चीज सब कुछ सेट है कि नहीं है। पिट लाइन इंस्पेक्शन किया जाता है, अंडरनीथ सारी जितनी कोचेस हैं वो सारी चीजें कि भैया जितनी भी चीजें नीचे भी लगी हुई हैं, जो मशीनरी है वो सब कुछ सही चल रही है कि नहीं चल रही है, आपका जो वैगन है, आपका जो कोच है वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। अब देखो इसमें बात करते हैं हम लोग शिफ्ट की। देखो शिफ्ट्स की बात क्यों की जा रही है, ये 9 to 5 या फिर 10 to 6 की जॉब नहीं होती, राइट। इसमें शिफ्ट्स होती हैं। अब शिफ्ट्स कहने का मतलब है कि आपकी डे शिफ्ट भी लग सकती है, आपकी नाइट शिफ्ट भी लग सकती है, राइट। अब इसमें डिपेंड करता है कि ये शिफ्ट क्यों लग रही है। ये लग रही है क्योंकि आपके ट्रेन के आने और जाने का टाइम जो होता है 24 घंटे के दौरान, राउंड द क्लॉक जिसे बोलते हैं, अराइवल और डिपार्चर, उसमें आप लोग देखते हो। अब 24 घंटे में अगर कोई भी काम कर रहा है तो 8 घंटे ही काम करेगा, तो 3 शिफ्ट्स लगती हैं, 8 त्रिक 24, इस तरीके से आप लोगों को बताया जाता है, राइट। फिर उसके बाद चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस है कि वर्किंग अंडर द कोचेस इन द पिट्स, राइट। क्रैम्प्ड स्पेसेस वगैरह है, उसमें आपको देखना पड़ेगा। देन एक्सपोजर ऑफ द ग्रीस एंड ऑयल, की भैया ग्रीस ऑयल कहीं से लीक तो नहीं हो रहा, क्या इसमें जरूरत है क्या नहीं है। फिर उसके बाद टाइम प्रेशर टू क्लियर रैक्स। देन उसके बाद भाई साहब यहाँ पर ये है कि भैया तुम्हें जितने भी रैक्स वगैरह हैं वो सारी चीजें क्लियर करनी है सही से। फिर उसके बाद अगर आप लोगों से बात करूं तो जो नाइट ड्यूटी होती है वो टायरिंग होती है। भाई तुम्हारा सोने का मन कर रहा है लेकिन तुम्हें ये चेक भी करना है क्योंकि भाई डिपार्चर होने वाली है ट्रेन, तो ये सारी चीजें भी तुम देखते हुए जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर पोस्टिंग के बारे में बात करें तो जितने भी मेजर कोचिंग डिपॉट्स हैं या फिर जंक्शंस हैं या यार्ड्स हैं, उनमें आप लोगों की जो पोस्टिंग है वो होती है। इसमें इस तरीके से नहीं है कि आपको रूरल एरियाज में भेजा जाएगा, ये अर्बन या फिर सेमी अर्बन एरियाज में ही कर सकते हैं, क्योंकि भाई जितना भी मेंटेनेंस करना है वो तुम रूरल एरियाज में नहीं कर पाओगे, तुम्हें अर्बन एरियाज की या सेमी अर्बन एरियाज की जरूरत
पड़ेगी। फिर उसके बाद गाइस इनसाइडर टिप इसमें ये है कि भैया मोस्ट कॉमन मैकेनिकल पोस्टिंग जो होती है उसमें नाइट शिफ्ट जो होती है ना, वो सबसे बड़ी कंप्लेन है जितने भी जेईज होते हैं। जितने भी जेईज हैं जो कैरेज एंड वैगन में है, उनका सब होता है अरे सर नाइट ड्यूटी लगी हुई है, राइट है ना। क्योंकि भाई इसमें आप लोगों को दिखता है ना कि यार नाइट ड्यूटी है, अब तुम्हें जाना है, तुम्हें अपनी नींद वो करनी है, लेकिन इसके साथ एक चीज बहुत अच्छी है कि तुम्हें कुछ नया टास्क नहीं करना, ये प्रेडिक्टेबल वर्क होता है। तो जो भी ऐसा इंसान है जिसको बहुत ज्यादा इनोवेटिव नहीं जाना, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपना मेंटेनेंस में ध्यान देना है, वो सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। प्रॉपर स्टेबल प्रेडिक्टेबल वर्क होता है कि क्या ही खराब हुआ होगा, ये चीजें चेक कर लिया, ये चीजें चेक हो गई, चलो डन है, आगे बढ़ जाओ, ऐसा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस एक चीज आती है वर्कशॉप। वर्कशॉप के बारे में बात करें, डीजल शेड के बारे में बात करें, ये सिर्फ यही चीजें हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि भैया वर्कशॉप अगर आती है तो उसमें क्या होता है, पीरियोडिक ओवरहॉल होता है ऑफ कोचेज एट रेलवे वर्कशॉप लाइक पेरम्बर हो गया, आलमबाग हो गया, या फिर जगधरी हो गया। इस जगह पे आप लोगों की चीजें होंगी, वर्कशॉप होगी। जनरल शिफ्ट जो इसकी होती है वो होती है 9 to 5 की, राइट। इसमें रात की शिफ्ट कोई नहीं होती। अगर आप लोगों को नींद प्यारी है, रात को सोना प्यारा है, तो फिर वर्कशॉप आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई रात का भी मजा है, कर सकते हैं, राइट, तो आप कैरेज एंड वैगन में जा सकते हो, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा आपकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्ट्री स्टाइल स्ट्रक्चर वर्क होता है, राइट है ना। डिसमेंटलिंग हो गया, रिपेयरिंग हो गया, पेंटिंग करना है, रीअसेंबली करना है, ये सारी चीजें वर्कशॉप पे होती हैं कि भाई आप किस तरीके से अपनी ट्रेन और इन सब चीजों को देख रहे हो। फिर उसके बाद गाइस यहां पर जो पोस्टिंग होगी वो हमेशा अर्बन एरियाज में होती है, हमेशा, क्योंकि वर्कशॉप जब भी कभी बनाई जाएगी तो हमेशा सिटी के पास बनाई जाती है, राइट। और अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो, जैसे कि आप लोगों की सरकारी नौकरी लगेगी, सुंदर कन्या से विवाह होगा, फिर उसके बाद आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, वो आपको वर्कशॉप में बहुत अच्छा मिलता है। बेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वर्क लाइफ बैलेंस को प्रूव करने वाली जो जॉब है वो है वर्कशॉप। फिर उसके बाद होता है डीजल शेड। डीजल शेड भी बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे लोकोमोटिव्स हैं, मोस्ट ऑफ द लोकोमोटिव्स, मतलब अब तो इलेक्ट्रिकल आ गए, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें डीजल लोकोमोटिव्स भी होते हैं। उनके मेंटेनेंस के लिए आप लोगों का क्या बनाया जाता है, डीजल शेड बनाया जाता है, जिसे हम डीजल लोको शेड भी बोलते हैं, राइट। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये टीआरएस के ही जैसा सिमिलर होता है, राइट है ना। इसमें क्या होता है, शेड बेस्ड होता है, इसमें भी शिफ्ट वर्क आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी शेड्यूल्ड मेंटेनेंस होता है कि अच्छा जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, भैया 6 महीना हो गया, अब मेंटेनेंस करना है, मतलब सर्विसिंग करानी, इसी तरीके से इसमें भी डीजल लोकोमोटिव्स जो होते हैं उनका शेड्यूल्ड मेंटेनेंस कराया जाता है, राइट है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, डिक्लाइनिंग रेलेवेंस एज जो इसका रेलेवेंस है वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि रेलवे बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक जो इंजन हैं उसकी तरफ भाग रही है, राइट। इसलिए डीजल शेड का जो मतलब अभी रेलेवेंस है वो थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि डीजल इंजन बहुत कम देखने के लिए आप लोगों को मिल रहे होंगे। फिर उसके बाद फ्यूअर न्यू रिक्वायरमेंट्स इन डीजल में मर्ज विद द टीआरएस, राइट। फिर उसके बाद क्या है, डिसेंट पोस्टिंग बट अनसर्टेन लॉन्ग टर्म फ्यूचर। भाई अनसर्टेन, ऑब्वियसली यार जो चीज एक्सटेंट होती हुई जा रही है, ऑब्सोलीट होती हुई जा रही है, तो तुम कैसे करोगे, राइट। तो डीजल शेड है, लेकिन जॉब अच्छी है। अब देखो ऐसा नहीं कि डीजल शेड नहीं रहा तो फिर कहां जाएंगे, तो फिर आपको किसी और डिपार्टमेंट में डाला जाएगा। नौकरी आपकी पक्की है, इसको याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3 डिपार्टमेंट आपको याद रखने हैं। पहला क्या हो गया आप लोगों को, कैरेज एंड वैगन, वर्कशॉप एंड डीजल शेड। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं फील्ड वर्सेस ऑफिस वर्क की, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फील्ड और ऑफिस वर्क के बेसिस में अगर आप देखना चाहते हो तो क्या बेहतर है और क्या वर्स्ट है या फिर क्या हार्ड है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। राइट सर, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे हमारे जो सिविल डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपस में, और मैकेनिकल को सर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कितना परसेंटेज टाइम आपको फील्ड पे रहना पड़ता है, किस जॉब किस डिपार्टमेंट में, और कितने परसेंट ऑफिस में, नाइट ड्यूटी किस में रहेगी, और फिजिकल डिमांड किस में जरूरत पड़ेगा। सबसे पहला ओपन लाइन या परमानेंट वे के अंदर 95% ऑफ द टाइम आपको फील्ड पे रहना पड़ता है, 5% आप ऑफिस में रहोगे, और यहाँ पर आपकी नाइट ड्यूटी बहुत फ्रीक्वेंटली लगती रहेगी। फिजिकल डिमांड ऑब्वियसली ज्यादा है, क्योंकि आपको एक्सट्रीम कंडीशन जो टेम्परेचर्स होगा उसमें भी बाहर रहना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम बात करते हैं तो 70% टाइम आपको फील्ड में रहना है, और बाकी टाइम 30% आपको ऑफिस में रहना है। नाइट ड्यूटी बहुत रेयर होती है, क्योंकि रात को कंस्ट्रक्शन वगैरह होता नहीं है, तो सारी चीज़ों को आप दिन में ही करते हैं। और फिजिकल डिमांड काफ़ी कम है, मीडियम है, ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि रात को आप काम कर नहीं रहे हो। ब्रिज की मैं बात करता हूँ, 60% टाइम आप फील्ड पे रहते हैं, 40% टाइम ऑफिस पे रहते हैं। नाइट ड्यूटी यहाँ भी रेयर होती है, और मीडियम है आपका फिजिकल डिमांड। सिविल के वर्क्स की अगर मैं बात करूँ
तो वर्क्स में 40% आपका फील्ड का काम है, 60% टाइम आप ऑफिस में ही रहते हैं, नाइट ड्यूटी इसमें नहीं होती है कभी भी, और इसमें फिजिकल डिमांड ऑब्वियसली बहुत ही कम होती है। तो ये हो गए हमारे सिविल के कंपैरिजन। एक बार सर मैकेनिकल के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल, अगर मैं मैकेनिकल के बारे में बात करूं तो भाई साहब यहाँ पर जो सबसे बेस्ट चीज होती है वो ये होती है कि कैरेज एंड वैगन में जो आपका फील्ड वर्क होता है वो 80% होता है और 20% आप ऑफिस में बैठोगे, ठीक है। और अगर मैं शिफ्ट की बात करूं तो मैंने आपको बताया 3 शिफ्ट में होता है, तो शिफ्ट होंगी। और यहाँ पे अगर फिजिकल डिमांड की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए फिजिकल डिमांड सबसे ज्यादा अगर देखने मिलेगी तो कैरेज एंड वैगन में ही देखने मिलती है। फिर उसके बाद अगर मैं वर्कशॉप की बात करूं, इसमें फिजिकल डिमांड सबसे कम होती है, नाइट ड्यूटी बिल्कुल नहीं होती। अगर ऑफिस की बात करें तो 80% तुम ऑफिस में ही रहोगे। अगर फील्ड वर्क की बात करी जाए तो फील्ड वर्क में ज्यादा से ज्यादा 20% के लिए तुमको जाने के लिए मिलेगा, बाकी सारा टाइम तुम्हारा ऑफिस का डेस्क जॉब होने वाला है। अब देखो यहां पर बेस्ट कैसे बोला जा सकता है। कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई हमें बंद कमरे में बैठ करके काम करने में मजा नहीं आता, और कई सारे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं भैया हमें बंद कमरे में ही बैठ करके काम करना है, राइट। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट है वो क्या है, तुम्हारा मैकेनिकल वर्कशॉप, अगर तुम इस तरीके से देखते हो। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सैलरी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि सैलरी में हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। अगर सैलरी में भी हम बात करें सर, तो बेसिक पे के बारे में हमने सबसे पहले बता दिया था कि लेवल 6 की बेसिक पे होने वाली है 7th पे कमीशन के हिसाब से 35,400 होने वाली है। और सर इसमें अलाउंसेस जो है वो डीए अगर देखा जाए तो 20,178 रुपए मिल करके लगभग 57% आप लोगों का डियरनेस अलाउंसेस है अभी बेसिक पे का, ठीक है। फिर सर ये जो एचआरए में XYZ सिटीज होती हैं इनका क्या, तो एचआरए में बेटा जो एचआरए होता है ना वो इस बेसिकली हाउस रेंट अलाउंस होता है आपका। या तो आपको क्वार्टर मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। क्वार्टर मिलेगा, एचआरए नहीं मिलेगा, एचआरए मिलेगा तो क्वार्टर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप कोई व्यक्ति अगर रेंट पे रहता है तो फिर उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार ये देती है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं दिल्ली के रेंट की बात करूं, कंपेयर करूं उसको आगरा में रह रहे व्यक्ति के रेंट से, तो जाहिर सी बात है दिल्ली का रेंट जो है वो ज्यादा होगा और आगरा का कम होगा। तो आगरा जो होगा आपका वैसे वो जाता है आपके वाई सिटीज की कैटेगरी में, और दिल्ली जो है वो एक्स सिटी में। इसीलिए जो आपका यहाँ पर एचआरए रहता है एक्स सिटी का, अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में है तो ज्यादा मिलता है, विच इज 8,496। अगर आप वाई सिटी में पोस्टेड होगे तो 5,666 और अगर आप जेड सिटी में होंगे तो 2,832 आपको एचआरए मिलता है। साथ ही साथ आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, सिटी पे ही डिपेंड करता है, फिर से 3600 से 7200 के बीच में। अब आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है, यानी कि सिर्फ जो आता है, अभी इसमें डिडक्शन नहीं है, जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 55,000 से 65,000 तक बनती है। इसमें अभी आपका डिडक्शन नहीं हटाया गया है, और ये वेरिएशन इसलिए क्योंकि ये अलाउंसेस जो है एचआरए वो अलग अलग है। यहाँ पे एक बार आपका एनपीएस और प्रोफेशनल टैक्स कट जाता है और जो बाकी चीजें कटनी है वो कट जाती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इवेंचुअली इन हैंड सैलरी 51,000 से 61,000 मिलती है, डिपेंडिंग ऑन आपका शहर कौन सा है। बिल्कुल। अब इसमें गाइस एक चीज और भी है, ये जो अभी सैलरी आपको बताया गया है इसमें हमने 3 चीजें ऐड करी हैं। पहली चीज डियरनेस अलाउंसेस, दूसरा एचआरए और तीसरा आपका करा है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। इसके अलावा जितने भी आप लोगों के कुछ एड ऑन होते हैं जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी हो गई या कुछ भी हो गया, उन सबको भी अगर जोड़ दिया जाए तो ये सैलरी थोड़ा सा और ज्यादा हो जाती है, राइट। लेकिन जितनी सैलरी एक्चुअली आप लोगों के बेसिक पे डियरनेस अलाउंसेस, एचआरए और ट्रांसपोर्ट के बाद बन रही है, हमने उस सैलरी के बारे में बताया है। तो बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं इतनी होती, 70,000 होती है, 65,000 होती है, 68,000 होती है। भैया उसमें अलाउंसेस और जो जितने भी फैसिलिटीज है वो थोड़ी और जुड़ जाती हैं, इसलिए होता है। इन 3 को जोड़ करके अगर देखोगे तो 51,000 से लेकर के 61,000 के बीच में ही आपको सैलरी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब अलाउंसेस और पर्क्स की, जिसके बारे में आप लोग समझोगे जो आपको सैलरी के बियॉन्ड मिल रहा है, राइट। जैसे रेलवे क्वार्टर के बारे में बात करते हैं। रेलवे क्वार्टर एक ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट हर कोई चाहता है कि हमें मिल जाए, है ना। अब रेलवे क्वार्टर अगर देखा जाए तो वो जो रेलवे क्वार्टर है वो आप लोगों के लिए ऐसा हो जाता है कि जिसमें आप 5,000 से लेकर के 30,000 रुपए महीने तक के रेंट को बचा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर सिटीज, कि किस सिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद होता है फ्री रेलवे पास। अब फ्री रेलवे पास कहने का मतलब क्या, रेलवे में काम कर रहे हो, रेलवे की टिकट खरीद के जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो रेलवे पास भी मिलता है। यहाँ पर 6 प्रिविलेज पासेस होते हैं हर ईयर के लिए फॉर फैमिली ट्रैवल। फैमिली ट्रैवल कहने का मतलब क्या है, फैमिली ट्रैवल कहने का मतलब है कि तुम्हारी फैमिली में
6 प्रिविलेज पासेस तुम्हें मिलेंगे हर साल, जिससे तुम अपनी फैमिली को भी ट्रैवल करवा सकते हो, राइट। और अगर तुम ड्यूटी पर हो या फिर ड्यूटी पास है तुम्हारे पास, तो अप्रोक्सीमेटली तुम उस पास का भी यूज करते हो, क्योंकि तुम्हें तो नहीं लगने वाला ना कभी, लेकिन तुम अपनी फैमिली को भी घुमाना चाहते हो तो वो भी तुम्हें रेलवेज देगा, ठीक है। और इससे तुम जितना बचा सकते हो वो लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक का तुम साल भर में बचा सकते हो। करेक्ट। ये जो फ्री पास है रेलवे पास, उसका मैं आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ। तो मेरे नाना जो थे वो बेसिकली यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर ही थे, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे पोस्टेड थे और वो भी यहाँ पर रेलवेज में ही नौकरी करते थे। तो उनके जाने के बाद मेरी जो नानी है उनको आज तक ये पासेस मिलते हैं और इसी पासेस से ही वो पूरे देश भर में जहाँ भी उन्हें जाना होता है वो उन्हीं पासेस को इस्तेमाल करती हैं। उनको 2 पास मिलते हैं अभी भी। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके जो स्पाउस होंगे आगे चल के उनके लिए भी कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर हम पासेस की बात करें। एक बहुत बड़ा जो चंक है आपकी टेंशन का वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। एलटीसी की बात करें, स्टेशन मास्टर थे मेरे नाना। इसके बाद एलटीसी की हम बात करें तो यहाँ पे एलटीसी यानी कि जब भी आप कभी जाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, 4 साल के ब्लॉक में आपको एलटीसी मिलता है, ताकि आपके जो भी आने जाने का खर्चा होगा बेस्ड ऑन पोजीशन होता है, अलग-अलग पोजीशन पे अलग-अलग। अगर हम बेसिक बात करें तो 3rd एसी का मिलेगा, फिर 2nd पे जाओगे, फिर 1st एसी पे भी जा सकते हो, 1st एसी या फिर एरोप्लेन, एक साथ दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। वो हायर पोजीशंस पे होता है, उसको अभी हम आगे बात करेंगे। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, देखो ये बहुत बड़ा सम होता है। आप लोग अभी शायद तैयारी कर रहे हो, आप लोग ने अभी तक शायद इंश्योरेंस वगैरह को डील नहीं किया होगा। मेडिकल इंश्योरेंस जो होते हैं, अगर एक अच्छा खासा मेडिकल इंश्योरेंस आप देखो तो 15 से 20,000 रुपए एनुअल खर्चा है वो। और साथ ही साथ इसमें और जो खर्चे जोड़ोगे अगर आप, तो वो भी है, तो मतलब इंसान की हेल्थ पे कम से कम नहीं 40,000 रुपए का खर्चा होता ही होता है एनुअली। वो आपका सीधा-सीधा यहाँ से बचता है और आपको जितने भी ट्रीटमेंट्स मिलते हैं वो अच्छे हॉस्पिटल्स में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल में आपको भेजा जाएगा। हर एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, गुड़गाँव का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेदांता। उस मेदांता हॉस्पिटल के अंदर भी अगर हम जाएँ तो वहाँ पे भी इसकी सुविधा है। अगर आप रेलवे डिपार्टमेंट से होगे तो आपको वहाँ पे सुविधा मिल जाएगी, वो भी कम पैसों में। आपको तो पैसा देना ही नहीं है, कम पैसों की तो बात ही नहीं है। और सब्सिडाइज्ड कैंटीन भी रहती है, जहाँ पर आप अपना सामान वगैरह ले पाएँगे, जो सब्सिडाइज्ड प्राइस पे रहता है। लगभग आप इससे इस कैंटीन से 24,000 से 60,000 तक का आप सेव कर सकते हो। फिर इसके बाद गाइस बात करेंगे चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन के एजुकेशन, मतलब आप लोग को पता होगा आज की डेट में बच्चों के एजुकेशन में कितना ज़्यादा पैसा लगता है। आप लोगों के एजुकेशन में तो कम लगा, लेकिन अब जो बच्चे हो रहे हैं उनके एजुकेशन में बहुत पैसा लगता है। तो रेलवे आपको अप टू 2 चिल्ड्रन तक का पैसा आप लोगों को देती है, राइट। केंद्रीय विद्यालय के बारे में आपने सुना होगा, केवी के स्टूडेंट है ना, बहुत चलता था। तो भैया जो आप लोगों को रेलवे स्कूल्स होते हैं ना, वो अप्रोक्सीमेटली आपके केवी लेवल के होते हैं, केंद्रीय विद्यालय लेवल के। और केंद्रीय विद्यालय भी अगर आप इस तरीके से समझो तो ठीक है, उसमें आप लोगों को मतलब आप ये समझो हॉस्टल तक का पैसा मिलता है। और यहाँ पर 2 चिल्ड्रन अप टू 2 चिल्ड्रन तक का। अब ये मत करना कि भाई 5 बच्चे हैं, 5 का मिलेगा, नहीं। सरकार कहती है हम 2, हमारे 2 तक ही रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रमोशनल एंड हायरार्की एंड मतलब प्रमोशनल हायरार्की या फिर करियर ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं जोशित सर से बोलना चाहूंगा कि सर ये आकर के बताएं कि हम लेवल 6 पे हैं जी। और हमें जाना है लेवल 11 तक। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं, हाँ, इसके बारे में डिस्कशन। तो सर देखिए, इसमें क्या है ना, जो अपर पोजीशंस होती हैं वो काफ़ी पोजीशंस ऐसी होती हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज से बच्चे आते हैं ना, यूपीएससी से जो एप्लीकेंट्स आते हैं, वो लोगों को वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। बिकॉज़ रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर अगर आपने यंग एज में निकाल लिया है जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम, तो आप ज़रूर यहाँ तक पहुँच सकते हो यंग एज में। क्योंकि ये क्या है ना, ये सारे के सारे आपके जो प्रमोशंस होते हैं वो एज बेस्ड और साथ ही साथ एग्ज़ाम बेस्ड होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हमारा जूनियर इंजीनियर से एसएससी तक अगर आपको पहुँचना है, तो वैसे देखो कहने में, किताबों में या सर्च करो गूगल पे तो आएगा 3 साल बाद बन जाओगे, 5 साल बाद बन जाओगे, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर असल बात ये है कि आपको मिनिमम 8 साल लगेंगे, 8 से 10 साल लगेंगे, तब जाकर के आप यहाँ लेवल 6 से लेवल 7 पे पहुँचोगे। और उसके बाद 12 से 15 साल बाद आप यहाँ पर सिलेक्शन ग्रेड जो होता है आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर या आपका एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड जो होता है, वहां पर आप पहुंचते हो। और आपका जो बेस पे है वो इस तरह से बढ़ता जाता है और जाहिर सी बात है डीए बढ़ता है, फैसिलिटीज बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज भी बढ़ जाती है। तो सर ये है इनका पूरा का पूरा प्रमोशन की हायरार्की। गाइस अब यहाँ पर एक चीज ये बताना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना एंट्री लेवल से आफ्टर 5 to 8 ईयर्स, तो 5 to 8 ईयर्स हो गया। फिर उसके बाद ये लिखा ना आफ्टर 12 to 15 ईयर, तो ये 5 to 8 ईयर के बाद 12 to 15 ईयर नहीं है, ये एंट्री लेवल के बाद है 12 to 15 ईयर्स, ऐसे समझना, ठीक है। वरना पता चला तुम इसको सबको जोड़ोगे तो तुम्हारी तो पुश्ते ही बन पाएंगे फिर यहाँ तक, है ना।
तो मतलब यहाँ एंट्री लेवल से ही तुम लेकर के चलना। और यहाँ पे जो तुम सैलरी देख रहे हो ना कि 67.700 लिखा हुआ है, मतलब 67,000 सैलरी जो लिखी हुई है, ये सैलरी तुम्हारी बहुत ऊपर तक पहुंचती है, क्योंकि जो आपका डीए, एचआरए, अलाउंसेस ये सब जोड़ते हैं ना, बहुत अलग लेवल पे। और इससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होती है पावर। जो रेलवेज में जो पावर मिलती है ना, आईआरएस लेवल तक तुम पहुंच जाते हो यहाँ पर, समझ रहे हो। तो भाई ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, और ये प्रमोशनल लेवल पे तुम समझो। जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी तो पोस्ट पता नहीं 2016 से निकलने वाली थी, अभी तक नहीं निकली है। इसका भी डायरेक्ट एग्जाम होता है, अगर होगा तो तुम इसका भी फॉर्म भरना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गाइज कि जो हमारा सैलरी ग्रोथ है, राइट, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात करी थी कि इन हैंड आप लोगों को कितनी मिल रही है। तो फाइनली जो हमने बात करी थी 51 से 61,000, ये हमने 3 चीजों को जोड़ करके बताया था। वही 3 चीजों को जोड़ करके अगर हम पहुंचते हैं हमारे एडीई या फिर डिविजनल इंजीनियर तक, तो यहां तक में आप लोगों की सैलरी लगभग 1,30,000 तक पहुंचती है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम डिपार्टमेंट रैंकिंग के बारे में बात करेंगे कि बेस्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है। देखो वर्स्ट नहीं बोलूंगा, बेस्ट टू हार्ड बोलूंगा कि आप लोगों के लिए हार्ड क्या है, टफ क्या है, एवरेज क्या है, गुड क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, राइट। अब यहां पर अगर देखा जाए तो रेलवेज जो है, रेलवेज में आप लोगों के लिए भाई मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए काफी अच्छा होता है, और उसमें जो सबसे अच्छी जॉब अभी तक मानी गई वो वर्कशॉप की मानी जाती है। कैरेज एंड वैगन में मजा आता है नए नए टाइम पे, जब तुम थोड़ा सीनियर हो जाते हो फिर तुम्हें उसमें मजा नहीं आता, राइट। लेकिन नए नए टाइम की अगर मैं बात करूं, जब नया खून नया जोश होता है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जॉब जो होती है वो मैकेनिकल में वर्कशॉप की होती है। फिर उसके बाद गाइज जो दूसरे नंबर की बेस्ट जॉब है वो है सिविल में, या तो ब्रिज में चले जाओ, कंस्ट्रक्शन में चले जाओ, राइट। और अगर मैं बात करूं थर्ड, दैट इज सिविल वर्क, जो कि बिल्डिंग्स के लिए सर, उसको एवरेज माना जाता तो है। इसको सर ऐसा क्यों? हाँ सर, इसको एक्चुअली एवरेज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर हम वर्क्स की बात करते हैं तो एक तो ये काफी ज्यादा ऑफिस ओरिएंटेड है। बिल्कुल। अब देखो सर, अगर हम मैकेनिकल के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये थर्ड पर है, वैसे ये सेकंड नंबर पे हाँ। आता है सिविल में। तो मोस्टली यहाँ पे ऑफिस ओरिएंटेड रहती है चीजें, लेकिन बहुत सारा पेपर वर्क, कॉन्ट्रैक्टर का मैनेजमेंट होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है। देखो जहां जहां पैसा इन्वॉल्व होता है ना, जहां तुम्हारे हाथ में चीजें, वहां हमेशा पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा। तो पॉलिटिकल प्रेशर सर इसमें होता है, बिल्कुल। इसीलिए ये थोड़ा सा क्या है कि सेकंड नंबर पे इसको प्रेफरेंस दी जाती है। और फिर सर आपका मैकेनिकल फिर का उसके है। बाद कैरेज एंड वैगन आ जाता है। अगर मैं कैरेज एंड वैगन के बारे में बात करूं तो हाँ बिल्कुल ये टफ है, लेकिन चैलेंजिंग जॉब होती है और मजा भी आता है, राइट, है ना। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स कैरेज एंड वैगन में जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पी वेज की, जो कि सिविल के लिए है सर, हाँ तो तो सर ये सबसे हार्ड मानी जाती हार्ड है। सर इसलिए है ना क्योंकि 95% ऑफ द टाइम स्टूडेंट को कहाँ रहना है, उसको फील्ड पे रहना है, और वेरी अटेंटिव। अटेंटिवली रहना है। कहीं अगर गलती से एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे कभी हो, पर अगर हो गया तो कहीं ना कहीं लायबिलिटी आएगी अपने ऊपर ही। क्यों? क्योंकि आपके वाले सेक्शन में जो 50 किलोमीटर का आपका सेक्शन था, उसकी पूरे मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आपकी। अगर मान लो कहीं पर किसी और रीजन से, जैसे आपको पता होगा ट्रेनों में एक प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है कवच नाम से, जो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है, मान लो अगर वो काम ना करा तो भाई आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, आप क्या ही कर सकते हो। लेकिन अगर ट्रैक से रिलेटेड कोई भी चैलेंज आया, कोई भी इशू आया, तो फिर उस केस में जरूर जो है यहाँ पर जो सिविल वाला जूनियर इंजीनियर होगा उसके ऊपर बात आ जाएगी, क्योंकि वो ही जिम्मेदार था यहाँ पर पूरी तरीके से उस काम के लिए। और इसके अलावा सर रूरल पोस्टिंग होती है, क्योंकि जहां पे ट्रैक पटरी है, जैसे आपके में तो सर मजे हैं, वर्कशॉप वहीं होगी जहां शहर होगा, गांव देहात में होगा नहीं। और आपका वैगन वगैरह भी, जंक्शन वगैरह जो होते हैं अर्बन या सेमी अर्बन ज्यादा से ज्यादा, और सेमी अर्बन भी क्या कटनी जैसा शहर हो गया, अच्छा खासा शहर है सर, वहां पे होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है ना सर, जहां पे पटरी है वहां पे पोस्टिंग होगी। तो ये जो है इसीलिए हार्डेस्ट, या मैं बोलूं लास्ट चॉइस जो है जनरली रह जाता है स्टूडेंट्स के लिए। ये किस आधार पर रैंक कर रहे हैं, वो ये रीजंस की वजह से हम रैंक कर रहे हैं। तो आशा करेंगे जब आप फॉर्म भर रहे होगे ना, अब देखो सवाल आता है कि सर पहले वाले हम लोग तो वैसे भी देखो CBT 1 लिखते हैं, तो CBT 1 में तो सर क्या ही मतलब इन बातों का, हमें तो सिर्फ क्वालिफाई करना है। देखो अगर आप सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई इसमें से डिपार्टमेंट होगा, मुझे लगता है जो सबसे अच्छे डिपार्टमेंट होंगे उनकी कट ऑफ से तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो CBT 2 में अगर 150 में 150 भी ले आओगे ना, तो आपकी पोस्टिंग इनमें तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है कि CBT 1 में इतनी जान लगा करके आपने पेपर देना है,
ताकि आपका एग्जाम ऐसा हो कि आप तीनों ही डिपार्टमेंट के लिए जहां पे हमने जो डिस्कस किया है उसके लिए आप एलिजिबल हो, और फिर आप अपनी चॉइस से डिसाइड कर पाओ कि मैं यहाँ पर गुड में जाना चाहता हूँ, टफ में, एवरेज में जाना चाहता हूँ, या हार्ड में जाना चाहता हूँ सिविल के लिए, और मैकेनिकल के लिए मैं एक्सेलेंट में जाना चाहता हूँ या टफ में जाना चाहता हूँ। ये तब आप डिसाइड कर पाओगे, तब आप इसकी यहाँ पे डिसीजन ले भी पाओगे। एब्सोल्युटली। तो सर अगर अब मैं तैयारी की बात करूं जी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बात करें तैयारी की, कि तैयारी कैसे करनी चाहिए इस एग्जाम की, सो दैट आप अच्छे लेवल पे बढ़िया तरीके से तैयार होकर के अपनी मनचाही पोस्ट आप ले सके। सर इसके लिए जी। राजधानी बैच जो है वो स्टार्ट किया है, बिल्कुल। सिविल इंजीनियरिंग में भी किया है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी किया है आप बच्चों के लिए। राजधानी बैच ऑल इन वन बैच है जिसमें CBT 1 और CBT 2 दोनों की तैयारी करवाई जाती है। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिलती है, ये कोई प्रैक्टिस बैच नहीं है, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये फाउंडेशन कोर्स है RRB के बच्चों के लिए। इसमें कंप्लीट क्लासेस कराई जाती है हर एक सब्जेक्ट की। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप इसको ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ इसमें प्रैक्टिस बैच भी इंक्लूडेड है, इसी के अंदर ही हम प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आपको इसकी भी चिंता नहीं करना, क्योंकि RRB की तैयारी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। बिकॉज स्टार्टिंग में आपको CBT 1 पढ़ना है, फिर अगर क्लियर हुआ तो CBT 2 पढ़ना है, लेकिन ये अगर के चक्कर में हमारा बहुत सारा टाइम निकल जाता है। इसीलिए आपको प्लान करना पड़ता है कि कब मैं कितना पढ़ूं, कब मैं ज्यादा चीजें पढ़ूं, वो सारा काम आपको ना करना पड़े, इसके लिए ये पूरा बैच डिजाइन किया जाता है। और इस बैच में इसी प्रकार से आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, नहीं देख पाओगे तो रिकॉर्डिंग में देखोगे। DPP यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं जिनमें आपको बहुत सारे नए सवाल देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सिलेक्शन फाइल जिसमें फैकल्टी द्वारा बनाए गए 1000 सवाल होंगे। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी इसी में मिल जाती है, अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच भी इसी के अंदर आपको मिल जाता है। इसी में आप लोगों को यहाँ पर हम देखें तो डाउट सेशंस होते हैं, वो भी मिलती हैं। हर 15 दिन में आपके लिए गूगल मीट एक सेशन होता है जिसमें आप फैकल्टी से डायरेक्टली गूगल मीट पे बात करते हैं और उनसे अपनी समस्याओं को डिस्कस कर लेते हैं। इसी के साथ आपको इसके अंदर जो है पर्सनल मेंटरशिप तो मिल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ इसमें आप सभी को मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा का सारा कंप्लीट पैकेज है ना, वो पूरा का पूरा मिलता है, और वो भी आपको मिल जाता है 2999 ये जो प्राइस है। और सिविल के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए भी है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इन दोनों ब्रांच, क्योंकि देखो मुझे लगता है अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो सिविल या मैकेनिकल के ही हो गए आप, जस्ट इन केस आप दूसरे ब्रांच के हो तो आपके लिए फिर एक वंदे भारत बैच है। वंदे भारत बैच जो है हमारा, कहाँ गया, यहाँ रहा। वंदे भारत बैच जो है ये सिर्फ नॉन टेक यानी कि CBT 1 का बैच है। तो आप स्टूडेंट या तो वंदे भारत चेकआउट कर सकते हैं, बाकी सिविल मैकेनिकल वाले वंदे भारत अगर CBT 1 पढ़ना है केवल, अदरवाइज पूरा कॉम्बो यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ RRB के लिए ही नहीं, SSC के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसको भी देख सकते हैं अगर आप तैयारी करना चाहते हैं दोनों की। अदरवाइज SSC के लिए तो हम डेडिकेटेडली एडिक्विटी के बेसिस पे, जो एडिक्विटी पैटर्न है उसी के आधार पे अलग से हमारा बैच जो है वो तो चल ही रहा है। बिल्कुल। तो सर इसकी क्लासेस में आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि इसकी क्लासेस 5 अगस्त से सिविल इंजीनियरिंग में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आपका ऑलरेडी ओरिएंटेशन जो है हो चुका है, और कल आपको वो ओरिएंटेशन एक और दिखेगा 12 बजे, वो होगा, वो मैं आपके लिए यूट्यूब पे भी ले लूंगा। बिल्कुल। एंड गाइज जैसे कि इसमें 1 अगस्त लिखा हुआ है, तो हमारी ओरिएंटेशन क्लास 1 अगस्त से ही शुरू हो गई है। आज 3:30 बजे क्लास थी, सर ने ली भी थी जी। और गाइज आप सब लोग को बता दें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको बेस्ट लेवल की तैयारी करने के लिए हमने प्राइसिंग भी उतनी रखी है जिसमें आप बेस्ट तरीके से तैयारी कर सके, राइट। और हम लोगों का सिर्फ एक मोटो है कि आपका सिलेक्शन कराना है। Right. सिलेक्शन कराने के लिए आप लोगों को बैचेस में आना पड़ेगा। CBT 1 का आप सिर्फ बैच चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन हम लोग ये सजेस्ट करेंगे और हाईली सजेस्ट करेंगे कि CBT 1 के साथ CBT 2 की तैयारी करना, सो दैट जब तुम CBT 2 के लिए सेलेक्ट हो रहे होगे ना, तो तुम्हारे पास इतना बर्डन नहीं होगा कि मुझे पूरी टेक्निकल पढ़नी है, Correct. पूरा सिविल या पूरा मैकेनिकल पढ़ना है। एंड एक चीज अपने दिमाग में रखना है कि जब तुम तैयारी करना शुरू करोगे तो CBT 1 भी तुम्हारा निकलेगा और CBT 2 भी तुम्हारा निकलेगा। ये हम मेक श्योर करेंगे, बस तुम्हें वैसे पढ़ना है जैसे हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, और तुम्हें ये सारी चीजें मिलेंगी एग्जाम ऑन एजुकेशन के बैच में। तो अगर एग्जाम ऑन एजुकेशन आप लोगों ने नहीं अभी तक इंस्टॉल करा है तो आप लोगों को कर लेना है। मैं आप सभी लोग को बता देता हूं कि एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन में जाइएगा, यही लिख दीजिएगा एग्जाम ऑन एजुकेशन, आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत है, देन यहाँ पर एक नंबर है, दैट इज 836886
452। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। कॉल करके आप जोशद सर से, मुझसे, गौरव सर से या फिर किसी भी फैकल्टी से बात कर सकते हो, बिकॉज ये नंबर सिर्फ हमारे पास होता है। कई बार अगर हम लोग सेशन में हैं तो अगर वो फोन नहीं उठे तो ये मत सोचना कि हमने जानबूझकर नहीं उठाया, या तो हम कॉल बैक करेंगे या फिर अगर कुछ अर्जेंट है तो आप हमें कॉल पे कॉल करते रहना जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी, या फिर अगर कोई फैकल्टी फ्री होंगी तो वो फोन आपका जरूर उठाएंगे, राइट। ये नंबर है, इसको जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हम बोलना चाहेंगे, अगर आप लोगों के कोई और भी डाउट्स हैं जो आप चाहते हैं जिसके लिए मैं या फिर जोशित सर या फिर हम सब मिल करके आप लोगों के लिए सेशन बनाए, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में सर ने एक बहुत अच्छी चीज सिविल इंजीनियरिंग में करी है सर, मतलब जिसके लिए आप बोल रहे थे कि वो सिर्फ एप्लीकेशन में मिलने वाला है। अच्छा, वो आईएएस कोड सर एक्चुअली मैं जी। बता रहा था स्टूडेंट्स हाँ। को कि बहुत सारे सवाल डायरेक्टली कोड से पूछ लिए जाते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड के जो 456 है, आईएएस 800 है और आईआरसी का 73 है। तो मैंने आप लोगों के लिए उसको पूरा समराइज करके उसके कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, पीडीएफ फॉर्मेट में भी दूँगा और साथ ही साथ आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलेगी, यानी कि पूरी एक प्रॉपर क्लास मिलेगी। और ये आप लोगों को एक फ्री बैच में मिलेगा, इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। इसमें आप सिंपली जाएंगे एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन पर और आपको ये बैच मिलेगा और आप इसको एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको अगर ये बैच चाहिए हो और आपको ना मिल रहा हो तो आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कीजिए, हार्ट साइन बना के भेजिए, हम आपको जरूर वहां तक का रास्ता दिखा देंगे। और वो फ्री बैच 7 दिन के लिए ही रहेगा, तो आप लोग फटाफट से उसको अभी से ही ज्वाइन करना शुरू कर सकते हैं। हार्ट साइन भेज दीजिएगा फटाफट से, जिसको भी वो बैच चाहिए रहेगा। एब्सोल्युटली। और इसके साथ अगर कोई और भी रिक्वायरमेंट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसके लिए जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आएंगे। इसी के साथ सर समराइज करते हैं आज के यस। सेशन को। फिर ये जितना भी हमने आप लोगों को बताया, दिस इज द डिपार्टमेंट जो डिपेंड करता है आपके वर्क कल्चर को लेकर के, सो दैट आप अपने हिसाब से डन कर सको कि भाई मुझे कैसी जॉब करनी है। एग्जैक्टली। ठीक है। एंड इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा गुलाबी दिल के साथ, आप कमेंट जरूर छोड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एग्जाम ऑन एजुकेशन को एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। आपको आपकी जरूरत की सारी चीजें एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पे जरूर मिलेगी। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।